आज हम पढ़ने वाले हैं बर्न। बर्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फाइनल पेपर में 15 नंबर का आता है। तो हम बर्न टॉपिक की शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। बर्न आर इंजरीज टू टिश्यू ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड रेडिएशन कॉल्ड एज बर्न। यानी कि हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिक करंट और रेडिएशन की वजह से हमारे बॉडी के टिश्यू में जो इंजरी होती है उसे हम बर्न कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद और विदाउट एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स कॉल्ड बर्न। यानी कि थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन की वजह से हमारे शरीर में जो इंजरी होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या उसकी चपेट में आने से हो, उसे हम बर्न कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन है हमारी, बर्न इज डैमेज टू स्किन ड्यू टू एक्सट्रीम हीट सोर्स सच एज केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडिएशंस। यानी कि बर्न क्या है? बर्न जो केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन की वजह से हमारी स्किन जो डैमेज होती है उसको हम बर्न कहते हैं। अब हम देखते हैं चौथी डेफिनेशन। ये हमारी कैसे है? ये है हमारी फोर्थ डेफिनेशन। तो अब होता है बर्न। बर्न अकर्स वेयर इज इंजरी टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय हीट, केमिकल्स, एक्सट्रीम करंट और रेडिएशन। बर्न हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिक करंट और रेडिएशन की वजह से हमारे टिश्यू में जो इंजरी होती है उसे ही हम बर्न कहते हैं। तो अब हमने चार अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी हैं किसकी? बर्न की। उससे हमें क्या पता चलता है कि जो बर्न है वो क्या है? जो केमिकल, इलेक्ट्रिक करंट और रेडिएशन की वजह से हमारे बॉडी के टिश्यू में जो इंजरी होती है उसे हम बर्न कहते हैं। अब हम बर्न की ईटियोलॉजी देखते हैं। ईटियोलॉजी होती है कि किसके कारण होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं। यानी इसे हम दूसरे नाम में क्या कह सकते हैं? दूसरे नाम हम कह सकते हैं कॉजेज। क्या कह सकते हैं? कॉजेज भी हम कह सकते हैं बर्न को। तो इसका नंबर वन क्या है हमारा? थर्मल। नंबर वन क्या है हमारा? थर्मल। तो थर्मल में क्या आता है? थर्मल से तात्पर्य है हमारा हीट। थर्मल को हम अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं? हीट। तो थर्मल बर्न आर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू फ्लेम, नॉट लिक्विड और हॉट ऑब्जेक्ट। थर्मल बर्न इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न। यानी कि थर्मल बर्न कब होता है? जब हम किसी फ्लेम, हॉट लिक्विड या हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के टिश्यू डैमेज होते हैं उसे हम थर्मल बर्न कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बर्न होता है वो थर्मल बर्न होता है। अब है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न जैसे कि आप केमिकल बर्न के नाम से ही समझ रहे होंगे, केमिकल यानी कि रसायन, जिसे हम अब आगे देखते हैं। दे आर कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद केमिकल सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड HCl। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड HCl के कांटेक्ट में आने से जो हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं उसे हम केमिकल बर्न कहते हैं। अब नंबर तीसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दे आर कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट होते हैं जिसके सहायता से हम टीवी देखते हैं, हमारा फ़ोन चार्ज होता है और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उस जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हमें शॉक लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक बर्न कहते हैं। नंबर 4 है इनहेलेशन इंजरी। इनहेलेशन इंजरी इनहेलेशन यानी कि जो हम इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब जो हम ग्रहण करते हैं अपने मुंह के द्वारा, या ठीक है। तो दे आर कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ हॉट एयर लीडिंग टू डैमेज ऑफ रेस्पिरेटरी टिश्यू। यानी कि
हम इनहेल करते हैं हॉट एयर, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यू डैमेज होते हैं। और जहाँ भी हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं किसी भी कारण से, हॉट हो, कोल्ड हो, हॉट एयर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनहेलेशन इंजरी कहते हैं। जैसे कि अगर हमें सुबह सुबह हम नाश्ता करते हैं, हमें जल्दी जल्दी में कॉलेज या स्कूल या कहीं भी जाना होता है, तो हम गरम गरम चाय पी लेते हैं, हमारा मुंह जल जाता है, तो वो होता है बर्न, यानी कि हॉट एयर के कारण वो हमें बर्न हो गया, फिर वहाँ छाले हो जाते हैं। तो हमने अब बर्न की डेफिनेशन देख ली है, ईटोलॉजी देख ली है। ईटोलॉजी होती है हमारी चार प्रकार की। नंबर 1 थर्मल, नंबर 2 केमिकल, और नंबर 3 इलेक्ट्रिकल शॉक, नंबर 4 इनहेलेशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। जो बर्न की क्लासिफिकेशन है वो जो बर्न के क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स के हैं, यानी कि 2 टाइप्स के कैसे हैं, डेप्थ, यानी कि डेप्थ ऑफ इंजरी, यानी कि जो इंजरी है उसकी गहराई, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड बॉडी सरफेस एरिया इंजर्ड। एक्सटेंड दूसरा है हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड बॉडी सरफेस एरिया इंजर्ड, यानी कि इसका मतलब होता है जो हमारी बॉडी में बर्न हुआ है, उसका बढ़ाने, यानी कि उसका कितना सरफेस एरिया हमारे स्किन में इन्वॉल्व है, यानी कि कितना सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। जैसे कि ये हमारा हाथ है, तो मैं दूध से जल गई, तो ये जो चोट के ये हमारा इतना एरिया जल गया है, तो ये जो हमारे चोट है, जो इस चोट की गहराई है, वो तो हो गया नंबर 1, यानी कि डेप्थ। ये हो गया हमारे नंबर 1 वाला अकॉर्डिंग टू डेप्थ। और ये जो मेरी इसकी ये चौड़ाई है, ये होगा एक्सटेंड बॉडी सरफेस, यानी कि टाइप 2। तो आप समझ गए होंगे। अब इनके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो हमारा टाइप 1 है, ये वाला जो है हमारा, ये भी 4 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स का है। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं, जिसमें पहला वाला क्या है हमारा, पहला है सुपरफिशियल पार्टियल थिकनेस और फर्स्ट डिग्री बर्न। इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है फर्स्ट डिग्री बर्न, डैमेज टू द आउटर लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस। जो हमारी स्किन की लेयर है उसकी जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो फर्स्ट डिग्री बर्न है उसमें जो हमारी स्किन में जो, यानी कि जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस होगी, उसकी जो सुपरफिशियल लेयर है यानी कि एपिडर्मिस, केवल वो ही अफेक्ट होगी। हमारे जो इटोलॉजी है, चाहे वो थर्मल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, बर्न हो या इनहेलेशन हो, इनमें से किसी भी कारण से अगर हमें बर्न हुआ है, तो अगर हमारी सुपरफिशियल लेयर अफेक्ट हुई है तो हम उसे फर्स्ट डिग्री बर्न या सुपर पार्टियल थिकनेस कहेंगे। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, रेडनेस होएगी हमारी स्किन पे, माइनर स्वेलिंग होएगी, पेन होएगी, स्किन ड्राई विद ब्लास्टर होते हैं हमारे छाले। अब है हीलिंग टाइम, यानी कि जो हमारा फर्स्ट डिग्री हील है वो कितने समय में हो जाती है, तो ये लगभग 3 से 6 दिन में कंप्लीट सही हो जाता है। अब है नंबर 2 क्या है, डीप पार्शियल थिकनेस और सेकंड डिग्री बर्न। इसमें क्या होगा, सेकंड डिग्री बर्न डैमेज टू एपिडर्मिस एंड डर्मिस, यानी कि ये सेकंड लेवल का है। इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस लेयर भी अफेक्ट होगी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न था उसमें हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर अफेक्ट हो रही थी, सेकंड में हमारी 2 लेयर हो रहे हैं जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस है। और इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, ब्लस्टर्स होंगे, यानी कि हमारी स्किन पे छाले होंगे, उन छालों में सीवियर पेन भी होगा और रेडनेस होगी हमारी स्किन पे। अब देखते हैं हम नंबर 3, फुल थिकनेस और थर्ड डिग्री बर्न।
फुल थिकनेस और थर्ड डिग्री बर्न। फुल थिकनेस और थर्ड डिग्री बर्न में क्या आएगा, बर्न में एक्सटेंड अप टू एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटनस टिश्यू। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटनस टिश्यू होंगे। जो हमारी फर्स्ट डिग्री थी उसमें केवल क्या हो रहा था, एपिडर्मिस अफेक्टेड हो रही थी फर्स्ट डिग्री बर्न में, जिसे हम सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस भी कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कौन सा, सेकेंड डिग्री बर्न, जिसमें हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस हो रही थी अफेक्टेड। अब पढ़ रहे हैं हम थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या हो रहा है, थर्ड डिग्री बर्न में हो रहा है, इसमें हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू भी ऐड हो चुका है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी ऐड हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम क्या है थर्ड डिग्री के। सरफेस एरिया लुक्स ड्राई, यानी कि जो हमारा एरिया अफेक्टेड हुआ है वो ड्राई होएगा, वाइट पैचेस भी हो सकते हैं या ब्राउन। फिर है लिटिल और नो पेन, यानी कि उसे लिटिल हल्का बहुत हो सकता है, जैसे जिसे हम मीठा पेन बोलते हैं, या पेन नहीं भी होएगा क्योंकि जो वहाँ की नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। अब देखते हैं हम नंबर 4। नंबर 4 क्या है हमारा, डीप बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न, यानी कि डीप बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। इसमें क्या होएगा, इसमें होगा दीज डिग्री बर्न में एक्सटेंड अप टू मसल टोन एंड टेंडर्स, यानी कि फोर्थ डिग्री बर्न में विस्तार से, यानी कि जो हमारे मसल्स हैं, यानी कि मसल्स तक, बोन एंड टेंडर्स तक अफेक्ट होगा। यानी कि जो हमारी हैंड या कहीं भी समझ लें उसकी बोन तक को अफेक्ट करेगा, तो वो होती है हमारा फोर्थ डिग्री। तो अब हम एक बार सारों को देख लेते हैं यहीं से। पहला था हमारा फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या अफेक्ट हो रही थी हमारी, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकेंड डिग्री में हो रही थी हमारी एपिडर्मिस प्लस डर्मिस। थर्ड डिग्री में हो रही है हमारी एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटनस टिश्यू। ठीक, अब फोर्थ डिग्री में हमारे क्या हो रही है, मसल प्लस बोन प्लस टेंडोन्स। तो ये हमारा नॉर्मल क्लासिफिकेशन हो गया। किसके अंदर आया ये हमारा, अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ इंजरी के अंदर आ गया ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, बर्न का। तो ये चारों हमने सुपरफिशियली रिवाइज कर लिए, मैंने अभी फुल्ली एक्सप्लेन भी करे थे आपको। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड ऑफ बॉडी सरफेस, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड ऑफ बॉडी सरफेस। तो इसमें जो हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड ऑफ बॉडी सरफेस ये हमारा, तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड बॉडी सरफेस एरिया। तो एक्सटेंड बॉडी सरफेस एरिया जो है हमारा वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 रूल ऑफ 9, बी होगा हमारा लुंड ब्राउडर चार्ट, और नंबर 3 है पाल्म मेथड। नंबर 3 है हमारा PALM पाल्म मेथड। तो अब हम देखते हैं रूल ऑफ 9, यानी कि रूल ऑफ 9 क्या है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एलेक्स वालेस इन 1951, यानी कि जो रूल ऑफ 9 है हमें इंट्रोड्यूस कराया एलेक्जेंडर ने। इसका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Rule of 9. It is a tool used in pre-hospital and emergency to estimate the total body surface area affected by burn. यानी कि जो रूल ऑफ 9 है ये एक टूल है जिसे हम प्री हॉस्पिटल एंड इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। किस लिए, टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय बर्न, यानी कि जब हमारा बॉडी अफेक्ट हो जाती है बर्न के दोबारा, तो हम प्री हॉस्पिटल और इमरजेंसी कंडीशन में जो सरफेस बॉडी एरिया अफेक्ट हुआ है उसे कैलकुलेट या उसका मेज़र करने के लिए हम रूल ऑफ 9 का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन
एस्टिमेशन पेशेंट फ्लूइड रिक्वायरमेंट, यानी कि एक मेजरमेंट टूल है जिसे हम यूज़ करते हैं पेशेंट फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए। अब है जो रूल 9 का चार्ट कैसा दिखता है। इसमें 4 पॉइंट है। बॉडी पार्ट, एंटीरियरी, पोस्टीरियरी, टोटल, अडल्ट, चाइल्ड। ये टोटल मतलब है ये हमारी बॉडी होगी आगे से, ये एक प्यूपल है, ये इसके आगे का एरिया हो गया और ये इसके पीछे का एरिया होगा, यानी कि बैक साइड। तो जो हम पहले देखते हैं हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में एंटीरियरी क्या होगा, 4.5% फ्लूइड होगा और पोस्टीरियरी भी 4.5% फ्लूइड होगा। राइट आर्म की बात करें तो उसमें 4.5 और 4.5 होगा, और लेफ्ट आर्म की बात करें तो हम उसमें 4.5 होगा। ठीक। एंटीरियरी आर्म की बात करें तो उसमें 9.5 टू 4.5 होगा, 4.5 होगा। और अब हम बात करते हैं नंबर 4, यानी कि एंटायर आर्म, जिसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा एंटीरियरी एरिया है वो 9.5% फ्लूइड होगा और जो पोस्टीरियर में 4.5 होगा। और जो एंटीरियर एब्डोमिनल, आर्म के बाद एब्डोमिनल, जिसमें 9% एंटीरियर और 4.5% पोस्टीरियर। फिर है राइट लेग में क्या देखेंगे हम, जो हमारा राइट लेग है वो 9% एंटीरियर होगा और 4.5% पोस्टीरियर होगा। और अब देखते हैं हम लेफ्ट लेग नंबर 7, जिसमें 9% एंटीरियर, 4.5% पोस्टीरियर होगा। नॉर्मल सभी में सेम सा है। अब है ग्रोइन क्या होता है, ये जो हमारा स्टोमक और थाई के बीच में एक पार्ट है उसे हम ग्रोनी कहते हैं, यानी कि स्टोमक और थाई बिटवीन स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रोनी कहते हैं। तो वहाँ पे कितना है 1 वो छोटी सी जगह है तो वहाँ 1% हमारा ये रहता है। तो अब हमने पहले हेड, नेक और राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, एंटीरियर आर्म, एंटायर एब्डोमिनल, राइट लेग, लेफ्ट लेग और ग्रोनी, इनका एंटीरियर और पोस्टीरियर देख लें हम। टोटल मिलके होगा, आप इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल मिलके आ जाएगा। अडल्ट, अब अडल्ट में देखते हैं। अडल्ट में जो हेड और नेक में वो टोटल 9% रहता है, राइट आर्म में भी 9% रहेगा और लेफ्ट आर्म में भी 9% रहेगा। एंटायर आर्म में 18%, एंटायर एब्डोमिनल में 18%, राइट लेग 18%, लेफ्ट लेग 18%, ग्रोनी में 1%। जो चिल्ड्रन है, कहीं जो हमारे एडल्ट है, कहीं उनकी तुलना में ज़्यादा होगा तो कहीं उनकी तुलना में कम होगा, ठीक है, या 1.5 गुना होगा। तो जैसे हम देखें जो चिल्ड्रन है उनके हेड और नेक में 18% है, जबकि एडल्ट में 9% है। राइट आर्म में चाइल्ड और एडल्ट में कॉमन है, 9% है। अब देखते हैं लेफ्ट आर्म। अब क्या देखते हैं हम लेफ्ट आर्म। जो लेफ्ट आर्म है इसमें दोनों में ही 9% है, कोई डिफरेंट नहीं है एडल्ट और चाइल्ड में। फिर आर्म में देखते हैं, एंटायर आर्म में इसमें क्या है 18% है, इसमें भी कोई एडल्ट और चाइल्ड में चेंज नहीं है। अब देखते हैं राइट लेग क्या है, जो एडल्ट है उसमें 18% है, चिल्ड्रन में 13.5% है। लेफ्ट लेग में सेम राइट लेग के जैसा ही इक्वल रहेगा। ग्रोनी में क्या है, सारा ही 1% है, यानी कि एडल्ट में भी नेट 1% है और चिल्ड्रन में भी नेट 1% है। तो ये हमारा जो रूल ऑफ 9 था किसके अंडर आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अब देखते हैं हम इसका सेकंड। हमने बताया था कि जो हमारा एक्सटेंड ऑफ बॉडी सरफेस, ये हमारा 3 टाइप्स में डिवाइड था। फर्स्ट हमने देख लिया रूल ऑफ 9, सेकंड है हमारा लुन ब्राउडर चार्ट, यानी कि चार्ट। जो हमारे एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस है मोस्टली उसमें चार्ट है, क्योंकि किसी भी जगह का हमें सरफेस एरिया चेक करने के लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं, या किसी पर्टिकुलर शेप होती है उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें हमारी पूरी बॉडी का चेक होएगा फ्लूइड रिक्वायरमेंट। तो हम ये बात शुरू में ही बता देते हैं, जो इसका टोटल होगा ये हमारे 19 सीरीज़ हैं इसकी, जिसमें इसका सबका सम 100% होगा। तो अब हम देखते हैं हेड में 7%, नेक में 2%, ट्रंक में 13%, फिर है बटक्स 2 बार हैं, इनमें कितना होगा 2.5।
फिर है हमारा जेनाइटल एरिया, उसमें है हमारा 1%, अपर राइट आर्म 4%, लोअर राइट आर्म 3%, हैंड 2.5%, अपर लेफ्ट आर्म 4%, लोअर लेफ्ट आर्म 3%, हैंड 2.5%, थाई 9.2%, थाई लेफ्ट 9.2%, लेग राइट 7%, लेग लेफ्ट 7%, और फुट राइट फुट 3.5%, फुट लेफ्ट 1/2%, और टोटल इनका सम कितना आ रहा है 100%। अब देखते हैं इसका थर्ड मेथड क्या है इसका, पाल्म मेथड यानी कि पाल्म टॉप तो आपने नाम सुना होगा। पाल्म टॉप का मतलब था कि जिसे हम अपने हाथ पर रख के चला सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया पाम। तो जो हमारा हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमारे पाम का बीच का हिस्सा है, इसमें 0.5% फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, और हम पूरे इतने हाथ की बात करें तो इसमें 1% की होती है। ठीक है, तो हमारे जो क्लासिफिकेशन है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो बर्न के जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स के हैं, अकॉर्डिंग टू डेप्थ इंजरी और अकॉर्डिंग टू। अब क्लासिफिकेशन के बाद आती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। तो इसमें क्या है, ड्यू टू ईटोलॉजी क्या क्या है। ईटोलॉजी हमने पढ़ी थी, नंबर थी थर्मल, नंबर 1 थी हमारी थर्मल, नंबर 2 थी हमारी केमिकल, नंबर 3 थी हमारी इलेक्ट्रिकल, नंबर 4 थी हमारी इनहेलेशन। तो इनमें से किसी भी कारण हमें बर्न होगा, जिसके बाद क्या होगी, हमें बर्न इंजरी, यानी कि जो ईटोलॉजी है कि वो क्या लीड करेगी, ड्यू टू ईटियोलॉजी विच लीड टू बर्न इंजरी लीड टू इन्फ्लामेशन, यानी कि जब हमारी बॉडी में कहीं भी इंजरी होती है तो जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं और वो कमांड देती हैं कि वहाँ पे जाके उसे सही करो जहाँ भी इंजरी हुई है। तो वो जब उसे सही करते हैं तो उस वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी तो जो हिस्टामिन्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं एलर्जी से हमें, वो रिलीज़ होंगे। जब वो रिलीज़ होंगे तो उनसे क्या होगा, जो हमारी कैपिलरी हैं उनमें परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। परमेबिलिटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो फ्लूइड लीक होएगा और लॉस फ्रॉम इंजरी साइड, यानी कि जब हमारी बॉडी में परमेबिलिटी जब हमारी बॉडी की कैपिलरी में परमेबिलिटी कम हो जाएगी तो उससे फ्लूइड लीक होने लग जाएगा हमारी इंजरी साइट से। जब हमारा फ्लूइड कंटिन्यूसली लीक होता रहेगा तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया। हाइपो मीन्स क्या होता है, डिक्रीज, वोलीमिया मीन्स वोली मीन्स फ्लूइड, मिया मीन्स ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में फ्लूइड की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे हमें क्या हो जाएगा, शॉक। और जो एक शॉक है वो हमें डेथ कोज कर सकता है। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है बर्न की उसे एक बार देख लेते हैं। ड्यू टू ईटियोलॉजी, जो हमने आपको 4 ईटियोलॉजी बताई थी, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इनहेलेशन, उसकी वजह से हमें बर्न होएगा। बर्न की वजह से हमें क्या होएगी, इंजरी की वजह से हमारी बॉडी में क्या होएगी, इन्फ्लामेशन। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी तो हिस्टामिन्स रिलीज़ होंगे। जब हिस्टामिन रिलीज़ होंगे तो उससे हमारी बॉडी की कैपिलरी में परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो फ्लूइड लीक हो जाएगा और लॉस होएगा हमारी इंजरी साइट से। इंजरी साइट मतलब कि जहाँ हमारी बर्न साइट है वहाँ से। जब हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली फ्लूइड लीक होता रहेगा तो उसकी वजह से हमारे ब्लड में जो फ्लूइड है वो उसका लेवल कम हो जाएगा। जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की वैल्यू कम होती है तो उससे हमें क्या होता है, शॉक हो जाता है। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ
बर्न। तो अब हमने पैथोफिजियोलॉजी भी देख ली है, हमने बर्न की डेफिनेशन देख ली है, क्लासिफिकेशन, ईटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। अब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन और सिम्टम्स ऑफ बर्न, जिसमें है पेन, हमारी जो बर्न हुआ है उस साइड पे पेन होगा, ब्लास्टर यानी कि छाले, इसका मतलब होता है छाले। फिर आती है हमारी वॉइस चेंज, जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत कम ही रहेगी, हमारा किसी से बात करने को मन नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी वॉइस स्लो हो जाएगी या कम हो जाएगी या चेंज हो जाएगी, हम कुछ भी कह सकते हैं। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगी। अल्ट्रेशन इन थर्मो रेगुलेशन, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसमें अल्ट्रेशन आने लग जाएंगी। अल्ट्रेशन यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। फिर हम साइकोलॉजिकल अल्ट्रेशन, जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो हमें टेंशन होने लग जाएगी, जिससे हम पे साइकोलॉजिकल अल्ट्रेशन भी आने लग जाएगी। हम घबराने लग जाएंगे कि जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है अब वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जहाँ से मैं अगर सपोज करो मेरे फेस पे बर्न हुआ है तो अब मेरा फेस बहुत बेकार लगेगा, सब मुझसे कहेंगे कैसे होगा, बार बार पूछेंगे, मैं सबको बताती रहूँगी, तो उस वजह से हमारे अंदर साइकोलॉजिकल अल्ट्रेशन भी हो जाएंगे। फिर लास्ट है स्वेलिंग, हमारी जो साइट है, जिस साइट पे हमारी बर्न हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बर्न, जिसमें है पेन, ब्लास्टर्स, वॉइस चेंज, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अल्ट्रेशन इन थर्मो रेगुलेशन, साइकोलॉजिकल अल्ट्रेशन और स्वेलिंग। तो अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी कि कोई पेशेंट जो बर्न हो गया है हम उसके क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन CBC, तीसरा है CBC, चौथा है ABG यानी कि आर्टियल ब्लड गैसेज, जिसमें हम एसिडोसिस इनहेलेशन करेंगे, यानी कि जब हमें केमिकली बर्न होगा तब करेंगे, जिसमें हम एसिडोसिस इनहेलेशन में क्या होता है, जो O2 लेवल है, O2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है। और हम फिर नेक्स्ट जो हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है वो होगा सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, फोर्थ होगा यूरिन टेस्ट, नेक्स्ट होगा चेस्ट इंजरी फॉर इनहेलेशन इंजरी, यानी कि जो हमारा इनहेलेशन बर्न में आएगा उसमें हम चेस्ट इंजरी करेंगे और ECG करेंगे। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन थे, या हम इन्हें डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट को क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC, ABG, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, यूरिन टेस्ट, चेस्ट इंजरी, ECG। अब है मैनेजमेंट ऑफ बर्न, अब है मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम बर्न का। जो बर्न का मैनेजमेंट है वो 3 फेज़ में होता है। इमीडिएट को हम क्या कह सकते हैं, इमरजेंसी भी कह सकते हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इमरजेंसी भी कह सकते हैं। नंबर 2 है इंटरमीडिएट, यानी कि सब सही है बीच की, इसे हम एक्यूट या क्रोनिक फेज़ भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म फेज़, यानी कि जो हमारा पेशेंट है अब वो सही हो गया है, लॉन्ग टर्म फेज़ हम इसे रिहेबिलिटेशन फेज़ भी कह सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 इमीडिएट फेज़। जो इमीडिएट फेज़ है यानी कि हमारा पेशेंट जो एडमिट होने के लिए आया है 48 से 72 आवर्स ऑफ पोस्ट बर्न, यानी कि हमारा पेशेंट बर्न हो गया है उसके 48 से 72 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन में आता है, तो उसमें हम पेशेंट की क्या क्या एकदम इमीडिएट हम पेशेंट की क्या क्या केयर करेंगे। सबसे पहला है एयरवे, सबसे पहला क्या है एयरवे मेंटेनेंस। तो इसमें क्या है एयरवे मैनेजमेंट ऑफ बर्न एंड extremely important point because person who are burn on face and neck or who inhale flame, steam or smoke may have edema in airway which causing breathing problem। यानी कि जो हमारा बर्न पेशेंट है अगर वो पेशेंट बर्न हुआ है फेस पे, गर्दन पर, और उसने इनहेल कर लिया है कुछ फ्लेम या स्टीम या स्मोक, जिसके कारण जो हमारा एयरवे है उसमें
एडिमा हो गई है, यानी कि जैसे कि हॉट एयर, तो जो पेशेंट है उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ गर्म लेंगे तो जो वहाँ के टिश्यू हैं वो इंजर्ड होंगे, तो फिर हमारी बॉडी पैथोफिजियोलॉजी पे आते हैं, इन्फ्लामेशन के बाद हिस्टामिन रिलीज होंगे, तो वो जो हमारा विंड पाइप है वो स्कूड छोटा हो जाएगा, जिससे पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी होगी। फिर है द एयरवे सेक्रेशन मस्ट बी रिमूव्ड एंड एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट टू मेंटेन ब्रीथिंग, यानी कि एयरवे सेक्रेशन सही करने के लिए हमें पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर जो ब्रोंकोल को खोलते हैं, और म्यूकोलाइटिक एजेंट हम देंगे पेशेंट की ब्रीथिंग सही करने के लिए, और O2 थेरेपी ऑल्सो प्रोवाइड। तो जो हमारा इमीडिएट फेज़ है उसमें सबसे पहला आया हमारा एयरवे मेंटेनेंस, दूसरा आया हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट। तो फ्लूइड मैनेजमेंट सेकंड है, तो इसमें क्या आएगा, आफ्टर एनी एयर स्टेबलाइजमेंट एंड सर्कुलेशन सपोर्ट ऑल्सो नीड बिकॉज बर्न इंजरी कोज फ्लूडलेस, यानी कि आफ्टर एयरवे सर्कुलेशन, यानी कि एयरवे सर्कुलेशन के बाद हमें ज़रूरत होती है बर्न इंजरी में फ्लूइड लॉस की, यानी कि फ्लूइड लॉस जो हमने सबसे पहले जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं, सबसे पहला हमारा होता है एयरवे मैनेजमेंट, फिर आता है हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट। तो जो फ्लूइड है हम पेशेंट को देंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन फ्लूइड को करने के लिए हमारे 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं हमारे? 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड में है पार्कलैंड फार्मूला, नंबर 1 कौन सा है हमारा? पार्कलैंड फार्मूला। तो ये इसमें हम पार्कलैंड फार्मूले में क्या करेंगे, जो हमारा जो नॉर्मल सॉल्यूशन है हम आरएल यूज़ करेंगे, यानी कि आरएल यूज़ करेंगे। तो आरएल में जो हमारा फार्मूला है कैसे बनेगा, 4 ml, यानी कि हमारी जो आरएल की आती है वो आती है हमारी 500 ml, ठीक, 500 ml आती है। और जो हमें पेशेंट को कैसे देनी है, हमारे पेशेंट का वेट है 60 kg, और हमें 1 kg पे कितनी देनी है, 4 ml, ठीक। तो 60 × 4 कितने हो गए, = 240 ml, कितने बैठ गए हमारे 240 ml इंटू, हमें इंटू क्या करना है, इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न, यानी कि जो हमारे पेशेंट का, यानी कि सरफेस एरिया जितना बर्न हुआ है उसका सरफेस एरिया लेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज़ करो हमारे पेशेंट का हमने वेट माना था कितना, 60, तो 4 × 60 कितना हो गया, 0 6 चौक 24, 240 ml इंटू जो हमारा सरफेस एरिया पेशेंट का वो है 20। तो अब हम इसकी इंटू करेंगे, तो 840, यानी कि 400 ml हमारे बैठ गया। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट के शुरू के 8 घंटे हैं उसमें आधा देंगे। जैसे अगर हमारे पेशेंट का बैठा 500 ml आरएल, तो हमने जो 250 ml है वो शुरू के 8 घंटों में देना है जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होगा। फिर जो बचा हुआ हमारा आरएल सॉल्यूशन है वो हमें पेशेंट को कब देना, आगे के 16 घंटों में हमें पेशेंट को वो आरएल देना है। ये था कौन सा हमारा पार्कलैंड सॉल्यूशन को आप याद रखना कि 4 ml आरएल इंटू क्या, बॉडी वेट इंटू TBSA, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। तो अब सेकंड आता है हमारा कॉन्सियंस फार्मूला। इसमें क्या होगा, जो हमारे मैनेजमेंट होगा बर्न का, उस सब में हम आरएल ही, सब में नहीं, हम कुछ में आरएल यूज़ करेंगे, कुछ में कोलाइड्स यूज़ करेंगे। तो जो हमारी आरएल है इस वाले फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे जो हमारी आरएल है। हमने जो ऊपर था पार्कलैंड उसमें 4 ml, उसमें हमने कितनी यूज़ करी थी, 4 ml। तो ये जो हमारा है कॉन्सियंस, तो इसमें हम करेंगे 2 से 4 ml लेंगे, फिर इंटू बॉडी वेट, फिर इंटू TBS, फिर हम इसे ऐसे निकाल लेंगे जैसे हमने ऊपर पार्कलैंड फार्मूला देखा था। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, शुरू के 8 घंटों में हम कितना देंगे, हाफ देंगे, और बाकी के 16 घंटे में कितना देंगे, हाफ देंगे।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारे इवन फार्मूला। इवन फार्मूला में हम क्या यूज़ करते हैं? इवन फार्मूला में हम कोलाइड्स, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, कोलाइड्स, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या है? ये एक फ्लूइड है। कोलाइड्स क्या है? इट्स अ फ्लूइड जिसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज़ फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जगह पर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1 ml कोलाइड लेंगे अकॉर्डिंग टू वेडीबोट इंटू TBS। सब में यही है, बस जो हमारा स्टार्टिंग की जो लिक्विड लेंगे RL NS जो भी लेंगे, हम इसमें कोलाइड ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। पार्कलैंड में क्या था? हम 4 ml RL ले रहे थे, और कॉन्स्वेंस में क्या था? हम 2 to 4 ml NS ले रहे थे। अब कोलाइड में कितना ले रहे हैं हम? 1 ml। अब और कोलाइड के हमारे 3 फॉर्म है। फिर इलेक्ट्रोलाइट भी कितना लेंगे? 1 ml। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की इसमें फिक्स वैल्यू है 200 ml लेंगे। कितना? 200 ml केवल ग्लूकोज ही हम लगा देंगे। अब नंबर 4 है ब्रोकी आर्मी फार्मूला, यानी कि ब्रोकी आर्मी फार्मूला। ब्रोकी आर्मी फार्मूला में क्या होता है? इसमें भी कोलाइड्स, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज यूज़ करते हैं। इसमें कितना करेंगे हम? 0.5 ml कोलाइड यूज़ करेंगे। कितना? 0.5 ml। तो इसमें हम कितना कर रहे हैं? 0.5 ml कोलाइड इंटू वेट इन केजी और TBS, यानी कि TBS का है टोटल बर्न सरफेस एरिया। इलेक्ट्रोलाइट में कितना करेंगे हम? इसका 1.5 ml और ग्लूकोज 200 ml। यानी कि जो हमारा फ्लूइड कैलकुलेशन है उसके कितने हैं? 4 मेथड है। 4 में से पहला है पार्कलैंड, जिसमें हम क्या लेते हैं? 4 ml NS लेते हैं, RL लेते हैं, जिसमें हम उसकी बॉडी वेट और TBSA यानी कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न, और सेकंड था कॉन्सिक्वेंस, जिसमें हम RL में कितना लेते हैं? RL कितने लेते हैं हम? 2 से 4 ml लेते हैं इंटू बॉडी वेट लेते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है इवन फार्मूला, जिसमें हम कोलाइड, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज लेते हैं। कोलाइड क्या है? एक फ्लूइड है जिसे हम यूज़ करते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जगह पर। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। जो इसमें कोलाइड और इलेक्ट्रोलाइट है वो हम 1 ml लेंगे अकॉर्डिंग टू अदर्स फार्मूला केजी वेट इन केजी इंटू TBSA। फिर आया हमारा ब्रोकी आर्मी फार्मूला। ब्रोकी आर्मी फार्मूला में भी हम कोलाइड ले रहे थे, जिसमें हम ब्रोकी आर्मी फार्मूला में कितने लेते हैं? हम 0.5 ml इंटू वेट इन केजीज और TBSA। इलेक्ट्रोलाइट में 1.5 इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो ये हमारी सेकंड फेज़ भी ख़त्म हो गई। हमारी फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गई मैनेजमेंट की। क्या थी हमारी फर्स्ट फेज़? थी हमारी इमीडिएट में हमने क्या क्या करा? इमीडिएट में सबसे पहला आता है हमारा एयरवे। इमीडिएट में सबसे पहले आता है हमारा क्या? इमीडिएट में सबसे पहले आता है हमारा एयरवे, जिसके अंदर हमने पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी, ब्रोंकोडायलेटर्स दिए हमने पेशेंट को, म्यूकोलाइटिक दिया और ऑटो थेरेपी प्रोवाइड कराई। फिर हमने फ्लूइड मैनेजमेंट करा, जिसमें हमने फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। किस लिए? उसके फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है बर्न से, उसे शॉक से प्रिवेंट करने के लिए। जो फ्लूइड है हम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसके 4 फॉर्मूले हैं। पार्कलैंड फार्मूला, कॉन्सिक्वेंस फार्मूला, और नेक्स्ट है हमारा इवेंस फार्मूला, और नेक्स्ट है ब्रोकी आर्मी फार्मूला। अब हमारा सेकंड फेज़ स्टार्ट होती है इंटरमीडिएट फेज़, जिसे हम इंटरमीडिएट फेज़ स्टार्ट आफ्टर इमीडिएट फेज़। जैसे ही हमारी इमीडिएट फेज़ ख़त्म होती है उसके बाद हमारी इंटरमीडिएट फेज़ स्टार्ट होती है, जिसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 10 to 20 डेज़। तो इसमें क्या होता है? अब हम इसमें इंटरमीडिएट फेज़ में क्या होता है? हम पेशेंट की वुंड केयर करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन करते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। वुंड केयर करते हैं, जिससे जो बर्न के कारण जो पेशेंट की 1st डिग्री, 3rd डिग्री और या 4th डिग्री, जितने भी पेशेंट का किसी भी टाइप का वो बर्न है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट की वुंड केयर करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ
इन्फेक्शन, क्योंकि जो बर्न होता है वो पेशेंट की मसल्स, बोन और टेंडोजोन तक होता है, तो जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बहुत सारे चांस होते हैं। इस वजह से हमारी जो मोस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा ध्यान वाली जगह होती है वो होती है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। फिर होता है पेन मैनेजमेंट, फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, क्योंकि जो हमारा पेशेंट है उसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वुंड केयर। वुंड केयर इट इज़ मेन गोल इन बर्न इंजरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ये हमारा सबसे गोल यानी कि सबसे बड़ा उद्देश्य है बर्न इंजरी में टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए और बर्न की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन यानी कि अदर्स डिसीज़ होने के चांस होते हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट है प्रॉपर ड्रेसिंग शुड बी नीड टू कवर दी वुंड, हमें प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, हमें ये देखना है कि जो हमारा वुंड है वो कवर है या नहीं। अब हमारा थर्ड है लॉन्ग टर्म फेज, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक चलने वाली फेज, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे रिहेबिलिटेशन फेज भी कहते हैं। It maintain his normal day activities after recovery and the stabilize mental health because of his body misshaping, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था रिहेबिलिटेशन फेज जब होते हैं जब हमारे पेशेंट के नॉर्मल डेज एक्टिविटी होते हैं, यानी कि पेशेंट हमारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला है या हो गया है, तो जो पेशेंट है अब उसकी रिकवरी फेज चल रही है, यानी कि जो उसका बर्न हुआ था वो उसका ठीक हो रहा है या ठीक होने वाला है, तो उस बर्न की वजह से जो पेशेंट की बॉडी में मिसशेपिंग आई है, यानी कि जो वुंड के स्कार्स या वुंड की वजह से पेशेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका उसे अफसोस नहीं हो, पेशेंट मेंटली हेल्दी नहीं अनहेल्दी हो जाएगा, तो हमें पेशेंट को रिहेबिलिटेशन थेरेपी देनी है जिससे हमारा पेशेंट मेंटली इल ना हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो बर्न टॉपिक है वो ख़त्म होता है। एक बार हम स्टार्टिंग से ऐसे सुपरफिशियली देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ी बर्न की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ी बर्न की ईटियोलॉजी जिसमें थर्मल बर्न, केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न, इनहेलेशन बर्न। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो क्लासिफिकेशन है बर्न के वो 2 टाइप्स के थे, डेप्थ ऑफ इंजरी एंड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंड बॉडी सरफेस एरिया इंजरी। अब अकॉर्डिंग टू डेप्थ हमारे 4 टाइप्स के थे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। जो हमारा फर्स्ट डिग्री था इसमें एपिडर्मिस लेयर इफेक्टेड हो रही थी, सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस और डर्मिस, थर्ड डिग्री में हो रही थी हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटनस टिश्यू, फोर्थ में हो रही थी हमारी मसल, बोन एंड टेंडोन्स। अब हमारा आता है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया जिसमें रूल ऑफ 9 पढ़ा हमने और हमने पढ़ा लुंड ब्राउडर चार्ट पढ़ा और हमने पढ़ा पाल्म मेथड। हमारा यहाँ क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया था। फिर हमने देखी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। पैथोफिजियोलॉजी में क्या था, जो हमारे ईटोलॉजी थी उसकी वजह से हमें इंजरी होगी, इंजरी की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होंगे, हिस्टामिन जब बॉडी में रिलीज होंगे तो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो लीक होने लग जाएगा हमारी इंजरी साइड से, जिससे हमारी बॉडी में हाइपोवोलेमिया होएगा, हाइपोवोलेमिया की वजह से हमें शॉक होगा। फिर हमने इसके साइन और सिम्टम्स कह सकते हैं या मैनेजमेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं, जिनमें हमने देखा पेन, ब्लास्टर्स, वॉइस चेंज, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अल्ट्रेशन इन थर्मो रेगुलेशन, साइकोलॉजिकल अल्ट्रेशन और स्वेलिंग। अब है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन जिसमें था हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC, ABG, सीरम, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ECG। अब आता है हमारा मैनेजमेंट। जो हमारा मैनेजमेंट था वो 3 फेजेस में था, इमीडिएट फेज, इंटरमीडिएट फेज, लॉन्ग टर्म फेज। जो इमीडिएट फेज थी वो 48 से 72 आवर्स तक होती है और जो इंटरमीडिएट फेज होती है वो हमारी 10 to 20 डेज होती है। जो लॉन्ग टर्म फेज होती है वो रिहेबिलिटेशन फेज होती है। जो हमारी इमीडिएट फेज होती है उसमें हम करते हैं एयरवे मैनेजमेंट और फ्लूइड मैनेजमेंट। जो फ्लूइड मैनेजमेंट है हम उसमें फ्लूइड की कैलकुलेशन भी करते हैं जिसके 4 फॉर्मूले होते हैं, पार्कलैंड फार्मूला, कॉन्सिक्वेंस फार्मूला, इवोन्स फार्मूला और ब्रोकी आर्मी फार्मूला। जो हमारे स्टार्टिंग के 2 फार्मूले थे उनमें हम RL का यूज़ करते हैं और जो लास्ट के 2 फार्मूले थे हम इसमें कोलोइड्स, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। अब इंटरमीडिएट फेज ये स्टार्ट होते हैं इमीडिएट फेज के बाद। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमें वुंड केयर होती है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन होता है
पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। और इसका मेन गोल होता है कि हमें कॉम्प्लिकेशन जो बर्न के आते हैं उनसे, और हमारी लास्ट फेज़ होती है रिहेबिलिटेशन फेज़। तो आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।